चले भैया देखो जरा, अब स्फीयर से आगे के क्वेश्चन हम पढ़ते हैं ना। देखो जरा, अब स्फीयर से आगे क्या मिलता है हमें, देखना जरा। दिख रहा है ना, हाँ ठीक। इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ इंफिनिटिवली चार्ज वायर, यानी कहने का मतलब ये हुआ, इस बार क्या है हमारे पास, इंफिनिटिवली ऐसे लिखेंगे आप, लॉन्ग चार्ज वायर है ना, ये रहा लॉन्ग चार्ज वायर है ना। यानी अगर हम बात करें कि मेरे पास एक वायर है ना, ये कैसा है, इसकी लेंथ कैसी है भैया, इन्फिनिटिवली है ना, यानी बहुत ही ज्यादा लंबा वायर है, ठीक है। और इस वायर पे मुझे क्या निकालना है, देखो जरा, इस वायर पे मुझे क्या फाइंड करना है, इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करना है। समझ में आ रही है बात। तो देखो जरा, सबसे पहले कैसे करेंगे इसके बारे में, देखो, लेट देयर इज अ लॉन्ग इंफिनिटिवली चार्ज वायर, ठीक है। अब देखो जरा, ये वायर तो बहुत ही ज्यादा लंबा होगा, है ना, ऊपर भी कहीं तक जा सकता है, नीचे भी कहीं तक जा सकता है। तो मैं काम करता हूं, इसका कुछ पार्ट ले लेता हूं जिसके ऊपर मैं बात करूंगा, ठीक है। पूरे वायर को ना लेके मैंने इस वायर का कुछ हिस्सा ले लिया जिसके ऊपर मैं यहाँ पे बात करने वाला हूँ। समझ में आ रही है बात। और ये वायर का सेंटर पॉइंट ओ है, बात समझ में आएगी आई, इतनी बात क्लियर है। ये वायर का क्या है, सेंटर पॉइंट ओ है, ठीक है। अब देखो जरा, विच है लीनियर चार्ज डेंसिटी लेमडा। अब ये एक नया नाम आपके सामने आया है, लीनियर चार्ज डेंसिटी। ये क्या होता है, पहले इसके बारे में भी मैं बात करता हूं। देखो जरा, ज्यादा उतर हो गया क्या, अब क्लियर होगा। हम्म, देखो जरा, क्या बात बोली मैंने सामने, एक नाम लिखा है अभी अभी कि लीनियर चार्ज डेंसिटी, है ना। अब ये लीनियर चार्ज डेंसिटी क्या होता है, देखो जरा, लीनियर चार्ज डेंसिटी क्या होता है, लेमडा। अब ये याद रखना कि लेमडा होता क्या है, देखो जरा इधर आ जाओ। अगर लेमडा इक्वल टू होता है, देखो, लीनियर चार्ज डेंसिटी, यानी कि लेमडा इक्वल टू क्यू अपॉन एल, ये फॉर्मूला होता है। समझ में आ रही है बात। मैं अलग से भी लिखाने वाला था, कोई नहीं, यहां पर आ गया, यहां से हम पढ़ लेंगे इसे। देखो जरा, अरे वो इसके लिए आ रही है ना भैया, बताओ जल्दी से जरा। देखो जरा, अब मैंने क्या कहा कि एक वायर है, जिस वायर का मैंने कुछ पार्ट ले लिया है। अब इस वायर के बारे में मैंने क्या कहा कि इस वायर की लीनियर चार्ज डेंसिटी कितनी है, ये लैम्डा। और लैम्डा इक्वल टू क्या है, ये बोलो जरा, क्यू अपॉन एल। यानी कि अभी याद रखना, अगर आपसे कोई ये पूछे, यहां से एक नंबर का क्वेश्चन बनता है कि लीनियर चार्ज डेंसिटी क्या होता है, तो आप याद रखेंगे लीनियर चार्ज डेंसिटी इज डिनोटेड बाय लैम्डा, एंड द लैम्डा इज इक्वल टू क्यू अपॉन एल। समझ में आ रही है बात। अगर मैं आपसे इसकी डेफिनेशन पूछूं एक 1 मार्क्स में, तो आप क्या बोलेंगे, क्या होता है, बोलो। देखो जरा, लेमडा इक्वल टू क्या है, ऊपर क्या है, क्यू यानी चार्ज, और अपॉन में क्या है, लेंथ। तो मैंने आपको बता रखा है कि जो अपॉन में होता है उसके सामने यूनिट लगा देंगे। तो क्या लिखेंगे, चार्ज पर यूनिट लेंथ इज ऑल्सो कॉल्ड लीनियर चार्ज डेंसिटी।
याद रखना जो अपोन में रहता है, जैसे यहाँ पर एल है तो एल क्या हो गया, लेंथ हो गया, तो लेंथ के साथ में क्या लगा देंगे, पर यूनिट लगा देते हैं, है ना। तो लेमडा किसके इक्वल होगा, चार्ज तो ऊपर है ही, और पर यूनिट क्या हो जाएगा, लेंथ हो जाएगा, यानी लेंथ कितनी ले ली, 1 मीटर ले ली, है ना। तो लेमडा किसके इक्वल हो गया, ये 1 मार्क्स का क्वेश्चन बन सकता है, यहां से ध्यान रखना, ठीक है। इतना समझ में आया आपको कि इस वायर जो मैंने लिया, इस वायर की लीनियर चार्ज डेंसिटी कितनी है, वो लेमडा है, ठीक है। अब देखो जरा, यानी कि अब हम इसे जो चार्ज देंगे वो इस पूरे के पूरे वायर पे क्या होगा, बोलो जरा, स्प्रेड हो जाएगा, है ना। तो इससे कैसे लिख सकते हैं, बाय सिमेट्री, चार्ज क्यू is spread at all points in equidistance from linear charge, यानी इस पूरे के ऊपर क्या होगा, चार्ज होगा। अब यहां से एक बात देखेंगे आप, क्या देखो, अब यहां के बाद में क्या होगा, अब देखो हमें क्या लेना है, पॉइंट पी लेना है, सारी बातें पुरानी है, ठीक है। देखो जरा, लेट देयर इज अ पॉइंट पी फ्रॉम ओ वेयर वी विल फाइंड इलेक्ट्रिक फील्ड। समझ में आ रही है बात, नाउ देखना जरा। अब देखो यहां हमारे सामने बात ये है, देखो ये पॉइंट ओ से पॉइंट पी आ गया, देखते रहे ना सामने, ये आ गया पॉइंट पी। समझ में आ रही है बात। अब हमारे सामने दिक्कत ये है कि मुझे जो गॉसेस थ्योरम अप्लाई करनी है वो किसके ऊपर करनी है, पॉइंट पी के ऊपर करनी है भैया। लेकिन पॉइंट पी के ऊपर कब अप्लाई कर पाऊंगा, बोलो जरा, जब ये कैसा होगा, कवर्ड एरिया में होगा। समझ में आ रही है ना बात, जब ये कैसा होगा, कवर्ड एरिया में होगा। अब कवर्ड एरिया में करने के लिए क्या करना पड़ेगा, बोलो जरा, इस पॉइंट पी के चारों तरफ अराउंडिंग एरिया में हमें एक ऐसा एरिया बनाना पड़ेगा, ठीक है। देखो जरा, इसके चारों तरफ क्या, सराउंडिंग एरिया में क्या बनाना पड़ेगा, हमें एक ऐसा एरिया बनाना पड़ेगा जो इस पूरे को कवर्ड कर ले, है ना। तो अब देखो जरा कैसे कवर्ड होगा ये, यहां से देखें जरा, हम क्या बनाएंगे इसे सराउंडिंग एरिया में, देखो ये ऐसा समझ लेना आप कि ये वायर है, देखो अब समझ में आएगा आपको, ये पूरा का पूरा क्या है, वायर है, समझ में आ गई बात। और इस वायर से सेंटर पॉइंट ये रहा, इस सेंटर पॉइंट से आर डिस्टेंस पे पॉइंट पी आ गया। अब ये पॉइंट पी यहां भी हो सकता है, आगे भी हो सकता है, लेफ्ट में भी हो सकता है, बैक साइड में भी हो सकता है, यानी कहीं पर भी इसके सराउंडिंग एरिया में हो सकता है। तो जिस पॉइंट पर ये रह सकता है वो इसके चारों तरफ कैसा एरिया बनाएगा, देखो स्फेयर तो नहीं बन सकता, मेरी बात को ध्यान देना। इस वायर के, जो वायर है पूरा का पूरा, इस वायर के सराउंडिंग एरिया में कहीं पर भी पॉइंट पी हो सकता है। तो मुझे कैसा एरिया लेना पड़ेगा, जो इस पूरे को कवर करेगा, जो इस पूरे को कवर करेगा। और वायर के चारों तरफ कवर करने के लिए, सराउंडिंग एरिया को कवर करने के लिए मैं क्या बनाऊंगा, एक सिलेंडर बनाऊंगा। क्या बनाऊंगा भैया, एक सिलेंड्रिकल शेप लूंगा, जिस सिलेंड्रिकल शेप में ये पूरा का पूरा वायर आ जाएगा, है ना। और उस सिलेंडर के स्फेयर के ऊपर कहीं पर भी पॉइंट पी हम ले सकते हैं। बोलो समझ में आया या नहीं आया। ये जरूरी है कि हमने सिलेंडर क्यों लिया, ये हमें समझ में आना चाहिए। देखो जरा, अब यहां से देखेंगे जरा आगे, अगर मैं बात करता हूं क्या, देखते रहना, चीजें बहुत आसान है, ध्यान रखना, कुछ भी हार्ड नहीं है, बहुत आसान चीजें हैं। 2-3 बार भी अगर पे रिवाइज करेंगे तब भी मुझे कल आके पढ़ा देंगे आप। पढ़ा दोगे या नहीं पढ़ा दोगे, बोलो जरा। चलो, ये लो जी, ये लो भैया,
और इधर से आ जाए। ओहो, चलो ये स्क्वायर बन गया जी पूरा। ये डिस्टेंस कौन सी है बोलना? आर, है ना भाई? यहां से यहां तक की डिस्टेंस कितनी है? दिख रहा है ना पीछे का? हाँ। यहां से यहां तक की सेंटर से पॉइंट पी तक की डिस्टेंस कितनी है बोलो? आर। ठीक है। और ये जो यहां पर आएगा ये किसकी डायरेक्शन होगी बोलो? वेक्टर डीए की। और ये डायरेक्शन किसकी होगी बोलो? वेक्टर ई की। एंड व्हेन द वेक्टर ई एंड वेक्टर डी आर सेम, देन द थीटा बिटवीन वेक्टर ई एंड वेक्टर डी इक्वल टू 0 डिग्री। ये पढ़ चुके हैं हम पहले भी, है ना? ये हमने पढ़ा है ना कि ये जीरो कैसे कैसे होता है। देखो जरा अब देखो जरा इससे आगे, यहां पर हम ये लिख सकते हैं बस, नाउ वी चूज सिलेंड्रिकल शेप अराउंड। देखो कुछ भी याद करके नहीं लिखना है, डायग्राम याद रखना है बस केवल, है ना? और डायग्राम जब आप 3 से 4 बार बना देंगे तो आपको खुद याद हो जाएगा। और डायग्राम से इसीलिए सारी चीजें लिखनी है, आपको ये याद नहीं करना है, ध्यान रखना। ठीक है ना? तो क्या बताया हमने? नाउ लेट वी चूज अ सिलेंड्रिकल शेप अराउंड द पॉइंट पी। और उस शेप को क्या बोलेंगे बोलो जरा? विच इज कॉल्ड, बोलो भैया क्या बोलते हैं इस शेप को? अरे बोलो, गॉसियन सरफेस भैया। बताया था मैंने आपको, ये गॉसियन सरफेस ही तो होता है जो हम अपने पास से मानते हैं पॉइंट पी को कवर्ड करने के लिए, हाँ? ये सच में रियल में नहीं होता है। और ये हमने यहां से वेक्टर डी ले लिया जिसकी डायरेक्शन हमने आगे क्लियर कर दी है। बोलो जरा, समझ में आया नहीं आया? इतना समझ में आया? इतना समझ में आ गया? अब ये दिखेगा कहां पे आपको? चलो ये क्लियर है इतना? ये थ्योरी समझ में आई आपको? ये याद नहीं करनी है कुछ भी, याद रखना है ना? आपको केवल ये डायग्राम से लिखना है सारा। अब देखें जरा इससे आगे के पढ़ते हैं हम। अब यहां पर हम क्या अप्लाई करेंगे भैया? गॉसेस थ्योरम अप्लाई करेंगे। ठीक है। अब गॉसेस थ्योरम अप्लाई करने से पहले क्या करना होगा? देखो जरा, इधर आ जाओ, क्या दिख रहा है नीचे? चलो ये थ्योरी तो समझ में आ गया आपको? मैं इसी पे कर देता हूं, देखना जरा। याद रखना लैम्डा इक्वल टू क्या था? क्यू अपॉन एल। ये 1 मार्क्स में आता है, क्वेश्चन पूछा जाता है, याद रखना। चलो जी, अब देखिए जरा आगे, बाय गोसेस थ्योरम, है ना? देखो जरा क्या होती थी गोसेस थ्योरम हमारी, याद करना जरा क्या था गोसेस थ्योरम में? क्रॉस इंटीग्रल वेक्टर ई डॉट डी ए 1/एप्सिलॉन नॉट इंटू क्यू। क्लियर है ना बात? अब देखिए जरा यहां से आगे, वेक्टर ई डॉट वेक्टर डी ए, तो क्या होता है? ए बी कॉस थीटा, ये फॉर्मूला होता है ना भैया? अब देखो यहां आगे क्या है? 1/एप्सिलॉन नॉट इंटू क्यू, है ना? अब देखें जरा क्यू कितना निकलेगा बोलो? हमने क्या पढ़ा था बोलो जरा? हमने पढ़ा था कि लैम्डा इक्वल टू क्या होता है? क्यू अपॉन एल होता है। यहां से क्रॉस मल्टीप्लाई करना जरा, क्यू कितना आ जाएगा बोलो? लैम्डा इंटू एल। आएगा या नहीं आएगा? और इसी चार्ज क्यू की वैल्यू यहां रख दो उठा के, लैम्डा इंटू एल। बोलो होगा या नहीं होगा? समझ में आया? अब ई तो बाहर आ गया, अंदर क्या बचेगा बोलो? डीए, है ना? और डीए का क्या बनेगा? ए, यानी कि एरिया आएगा। और पूरे के पूरे सिलेंडर का एरिया कितना होता है बोलो जरा? व्हाट इज द एरिया ऑफ सिलेंडर? बोले बोलो 2 पाई आर एल। बोलो होता है ना भैया? स्क्वायर नहीं होता है, केवल 2 पाई आर एल होता है। समझ में आई बात या नहीं? अब देखिए जरा, एल से एल कैंसिल हो जाएगा और इक्वल टू कितना आएगा बोलो जरा यहां से? 1/2 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू लैम्डा अपॉन आर। बोलो समझ में आया या नहीं आया?
अब अगर किसी वायर से आर डिस्टेंस पे किसी पॉइंट पर हमें क्या निकालना हो भैया, अपना इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करना हो किसी वायर के सराउंडिंग एरिया में, है ना। अब ये पॉइंट भी कहीं पर भी हो, आगे हो, पीछे हो, लेफ्ट में हो, राइट में हो, कहीं भी कोई दिक्कत नहीं है, बस ये डिस्टेंस मुझे पता होनी चाहिए। समझ में आ रही है बात। तो सबसे पहले मैं क्या करूंगा, उसका लीनियर चार्ज डेंसिटी लैम्डा निकाल लूंगा क्यू अपॉन एल से, और डायरेक्ट फॉर्मूला अप्लाई कर देंगे। क्या होता है फॉर्मूला, इक्वल टू 1/2 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू लैम्डा अपॉन आर। मेरे साथ बोलते रहा करो, बोलो इक्वल टू 1/2 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू लैम्डा अपॉन आर। ये फॉर्मूला कब अप्लाई होगा, याद रखना, इन्फिनिटिवली लॉन्ग चार्ज वायर। जब ये पॉइंट आपके सामने आएगा तब आपको क्वेश्चन को ऐसे लेके चलना है। जितनी भी थ्योरी से पहले मैंने लिखी थी तो आपको डायग्राम पढ़ के लिखनी है भैया, अपने आपको याद वाद कुछ नहीं करना है। अभी हिस्ट्री ज्योग्राफी नहीं है कि चीजें आपको याद करनी पड़ेंगी, है ना। आपको तो सिर्फ ये डायग्राम याद रखना है और डायग्राम के बेस पे ही आपको ये सारी थ्योरी लिखनी है। थोड़ा बहुत ऊपर नीचे कोई दिक्कत लेने वाली बात नहीं है ना। बिल्कुल ऐसा नहीं कि ऐसा का ऐसा डिट्टो उतार के आना है आपको, है ना। थोड़ा बहुत ऊपर नीचे चल जाएगा, लेकिन ये जो हमारा न्यूमेरिकल ये जो डेरिवेशन पोर्शन है ये आपको बिल्कुल ऐसे लिखना पड़ेगा। समझ में आई बात या नहीं, आ रही है ना समझ में बात। देखो तुम सुबह सुबह अपनी खाट पे अपने बेड पे लेटे रहोगे और रात को तुम 2-3 बजाई देते हो सोने में, है ना, और सुबह भी फिर 9-10 बजे उठते हो, वही फिर जानवरों की तरह खाना वाना खा के फिर उसी बिस्तर पे चले जाते हो दोबारा से, या एक दो चक्कर बाहर का मारी है, उससे क्या फायदा है मुझे बताओ। कुछ भी घंटा फायदा नहीं है, ना किसी को फर्क पड़ने वाला है। 12th तो तुम्हारी है, मैं फिर बता रहा हूं तुम्हें, किसी को कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। मम्मी पापा कुछ नहीं कहने वाले हैं, वो सिर्फ ये बोलेंगे पढ़ ले बैठ के, क्या पढ़ना है कैसे पढ़ना है उन्हें भी नहीं पता इस बारे में। समझ में आ रही है बात या नहीं। तो ये सेशन भी मैंने आपके लिए स्टार्ट किया है, अगर आप ही नहीं आओगे क्लास में तो क्या फायदा होगा बताओ। मुझे थोड़ी पढ़नी है सारी चीजें, जितनी ज्यादा से ज्यादा क्लासेस लेंगे उतनी ज्यादा चीजें याद होंगी आपको। समझ में आई बात या नहीं। अब देखेंगे जरा दोबारा से, ये इतना क्लियर है आपको, बोलो जरा समझ में आया या नहीं आया। समझ में आ गई इतनी बात। तो आज इसमें हमने क्या क्या पढ़ा, मैंने एक नया पॉइंट आपको बताया है कि लीनियर चार्ज डेंसिटी क्या होता है ना, और उसका एप्लीकेशन हमने यहां पर यूज किया है ना। ये इसी का तो एप्लीकेशन है, इसी का तो यूज किया है मैंने कि लैम्डा इक्वल टू क्या होता है, क्यू अपॉन एल होता है। याद रखना, जिस बेंच पर कुर्सी पर बैठ कर पढ़ते हो छोटी छोटी पर्चियां सामने चिपका दिया करो, है ना। और आज पहली पर्ची क्या लिखोगे आप, लीनियर चार्ज डेंसिटी, यानी कि लैम्डा इक्वल टू क्यू अपॉन एल। यानी कि 5 या 10 साल बाद आपके बच्चे आपसे पूछे तो आप बता तो सको, है ना, कि हमने क्या पढ़ा था, कैसे याद किया था। लैम्डा इक्वल टू क्यू अपॉन एल होता है, और ये क्या होता है, इसका नाम, इस लैम्डा का नाम क्या होता है, लीनियर चार्ज डेंसिटी, है ना। अब यही लैम्डा आगे जाके कुछ और बन जाता है, मैग्नेटिज्म में जाएंगे तो ये कुछ और बन जाएगा, वेव में जाएंगे तो ये वेवलेंथ बन जाएगा, है ना। अब सेकंड वॉल्यूम में लाइट में जाएंगे तो वहां पर भी ये वेवलेंथ बन जाता है। समझ में आई बात है। तो टॉपिक के हिसाब से ये सिग्निफिकेशन चेंज होते रहते हैं, है ना। लेकिन सवाल पढ़ के हमें पता लग जाता है कि किस यूनिट में से सवाल आया है, तो उसे हम वेवलेंथ बोले या हम उसे लीनियर चार्ज डेंसिटी बोले। समझ में आई बात या नहीं, बोलो यहां तक का क्लियर आया या नहीं आया ये आपको। इक्वल टू क्या होता है, याद रखना, 1/2 पाई एप्सिलॉन नॉट इक्वल टू 1/2 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू लैम्डा अपॉन आर। क्या याद रखेंगे कि लीनियर इंफिनिटिवली चार्ज वायर से जो इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस होता है वो कितना होता है, इक्वल टू 1/2 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू लैम्डा अपॉन आर। इज दैट क्लियर। अरे हाँ ना बोल भैया। समझ में आ रहा है ना। ऐसा नहीं होना चाहिए कि मैं बोल बाल के चला जाऊं और तुम फिर ऐसे कैसे रह जाओ, है ना। अगर 1 घंटे की क्लास के बाद में, देखो क्लास के बाद अपने आप से पूछा करो कि क्या चीज मुझे इस 1 घंटे से पहले नहीं पता थी और क्या बात मुझे इस 1 घंटे के बाद याद रही है ना। तुम खुद समझ जाओगे कि तुमने क्या पढ़ा है। और अगर तुम्हें लगता ही नहीं है कि यार कुछ नया नहीं हुआ है, कुछ नया दिमाग में नहीं चला है, तो फिर बेकार था 1 घंटा। समझ में आई बात है नहीं। मैं खुद भी ऐसे ही अप्लाई करता हूँ चीजें। अगर आप 30 मिनट भी कोई बुक लेके बैठे हैं ना, तो 30 मिनट के 30 मिनट के बाद किताब को बंद करने के बाद अपने आप से पूछा करो कि इस 30 मिनट में मैं इस पे 30 मिनट से पहले मैं क्या जानता था और अब क्या नहीं जानता हूँ। समझ में आई बात, आपको खुद समझ में आ जाएगा कि आप पढ़े हो या फिर आप नाटक ही कर रहे हो बैठ के। समझ में आया। चलो इतना क्लियर है आपको। अब इससे आगे की बात देखते हैं, देखें जरा।
देखो अब ये लीनियर चार्ज डेंसिटी मैंने आपको पढ़ा दिया। अब किसी का एक भैया है ना, क्या है इसका, एक छोटा भाई है। देखो जरा अब उसे भी पढ़ते हैं, जब इसे पढ़ लिया तो हमने देखेंगे भी। देखो एक नोट डाल के लिख लेना आप, इसका भी एप्लीकेशन पढ़ेंगे अब हम। सरफेस डेंसिटी है ना, और ये किससे डिफाइंड होता है, सिग्मा से। ये सिग्मा होता है, किससे डिफाइंड होता है, ये सिग्मा से डिफाइंड होता है। समझ में आई बात या नहीं, क्लियर है इतनी बात। अब देखो जरा सरफेस डेंसिटी होता क्या है। देखो आपको ये याद रखना है क्या, इसका जो फॉर्मूला होता है सिग्मा इक्वल टू क्यू अपॉन ए होता है। देखो लैम्डा में और सिग्मा में कुछ ज्यादा डिफरेंस नहीं है, बस क्या डिफरेंस है, लैम्डा का फॉर्मूला क्या होता था, याद करो, लैम्डा इक्वल टू क्या होता था, क्यू अपॉन एल, है ना। और यहां पर क्या होता है, देखो जरा यहां पर क्या होता है, क्यू अपॉन ए होता है, यानी एरिया को डिफाइन किया जाता है। अब देखो जरा इसमें कैसे लिखेंगे आप, अगर मैं आपसे पूछूं तो क्या लिखोगे आप, बोलो जरा, देखें, चार्ज, हाँ, पर यूनिट, अपोन में जो है उसके आगे यूनिट लगा देंगे, बस याद रखना। और यहां पर अपोन में क्या एरिया है ना, तो एरिया के आगे यूनिट लगा देंगे। चार्ज पर यूनिट एरिया इज कॉल्ड सरफेस डेंसिटी, और ये सिग्मा होता है, याद रखना। समझ में आ गई बात, और इसका यूनिट तो आप निकाल सकते हैं, कूलम पर मीटर स्क्वायर। समझ में आ रही है बात, ये याद रखना, ठीक है। इसे लिखना चाहे लिख सकते हैं। साथ में ना एक रफ कॉपी रखा करो, ठीक है, उस पर आप चीजें नोट करते रहा करो अपने हिसाब से। बाकी बाद में जब नोट्स बनाएंगे तो इसमें जो मैं आपको शेड्यूल में डाल, स्टडी मटेरियल जो भी डाल के रखता हूँ, वहां से आप अच्छे से डेरिवेशन लिख लिया करो, ठीक है। वहां चीजें आपको ज्यादा समझ में आ जाएंगी। अब ये समझ में आया कि सरफेस डेंसिटी सिग्मा क्या होता है, क्यू अपॉन ए होता है। समझ में आई बात या नहीं, बोलो क्लियर हुआ है नहीं हुआ, चले आगे। चले भैया, देखेंगे जरा अब इससे आगे के क्वेश्चन क्या है, ज्यादा नहीं है, दो डेरिवेशन है ना, उसके बाद ये कंप्लीट हो जाएगा आपका चैप्टर, ठीक है। देखो जरा नेक्स्ट पॉइंट क्या है हमारा, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू यूनिफॉर्मली, है भैया। लिखा दूंगा, वो भी लिखा दूंगा, फिलहाल मैं अभी जो जो एप्लीकेशन यूज होंगी ना, सिर्फ वो लिखा रहा हूँ, हैंड टू हैंड। अलग से लिखाना चाहेंगे अलग से भी लिखा दूंगा, ठीक है ना। बाकी हमारे यहाँ वॉल्यूम जो है उसकी जो वॉल्यूम डेंसिटी वाला है उसका यूज नहीं है डेरिवेशन में, इसलिए वो मैंने लिखाया नहीं है, कहेंगे तो मैं लिखा दूंगा। देखो जरा अब यहाँ पर हमारे सामने क्या क्वेश्चन आया है, देखो जरा, ये प्लेन शीट होगा, इन्फिनेटिवली प्लेन शीट। देखना जरा क्वेश्चन क्या है हमारे सामने, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू आ यूनिफॉर्मली चार्ज इन्फिनेटिवली प्लेन शीट। यानी कि हमारे पास जैसे आपने देखा होगा एक चादर टाइप होती है ना, इस तरीके से हमारे सामने एक शीट होगी, और उस शीट से जितना भी इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट होगा वो इलेक्ट्रिक फील्ड मुझे निकालना है। इतनी बात समझ में आई नहीं आई, देखो जरा। कंसीडर
देयर इज अ चार्ज इन्फिनिटिवली प्लेन शीट। which has a surface density सिग्मा, है ना। और सिग्मा को याद रखना कि सिग्मा हमने क्या रीड किया था भैया, याद रखना सिग्मा इक्वल टू क्या होता है कि वो अपॉन ए होता है। इतनी बात समझ में आई नहीं आई? अब देखेंगे जरा, इसमें एक बात ध्यान रखेंगे क्या कि जो हम शीट बनाएंगे उस शीट के ऊपर जो चार्ज होगा वो पूरी शीट के ऊपर स्प्रेड होगा। इतनी बात समझ में आ रही है? देखो जरा, अगर हम बात करें नाउ देयर इज अ पॉइंट पी, थोड़ा छोटा लिखते हैं ना तो ये डाइल्यूशन नहीं आ पाता। देयर इज अ पॉइंट पी एट डिस्टेंस ओ। क्लियर है इतनी बात? अब देखना जरा, ये दिख रहा है डायग्राम यहाँ पे, ठीक है। डायग्राम बहुत ध्यान से समझना, ये याद रखना बात आप। देखो, ये हमारे पास एक शीट है, समझ में आ रही बात, और इस शीट के ऊपर जितना भी हम चार्ज देंगे ये पूरे की पूरी शीट पे स्प्रेड हो जाएगा। इतनी बात क्लियर? ये इसका सेंटर पॉइंट ओ है, ठीक है। ये आर डिस्टेंस पे एक पॉइंट मैंने पी बोला है। इस पॉइंट पी के ऊपर हमें क्या निकालना है, इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करना है। समझ में आ रही है बात भैया? अब देखो जरा, इससे आगे कैसे होगा। बाय सिमेट्री इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर ई स्प्रेड नॉर्मली बोथ साइड। देखो, अब एक बात याद रखना, एट सेम प्लेन। अब आपको क्या बात याद रखनी है, देखो जरा, यहां से अगर मैं बात करूं, देखो जैसे मान लिया, देखो ये समझ में आएगा आपको, ये शीट है मेरे पास, क्या है, ये पूरी एक शीट है ना। और इस शीट पे मैंने कहा चार्ज है, इस तरफ भी चार्ज है और इसके बैक एरिया में भी चार्ज होगा, यानी यहां से भी करंट लग सकता है और यहां से भी करंट लग सकता है। समझ में आ रही बात? मैंने क्या किया कि इस शीट का पॉइंट ओ कहां है, ये रहा सेंटर पॉइंट है ओ, इस सेंटर पॉइंट ओ से आर डिस्टेंस पे पॉइंट पी ले लिया। ये दिख रहा है आपको डायग्राम में, आर डिस्टेंस पे पॉइंट पी। ऐसे ही इसके मिड पॉइंट से आर डिस्टेंस पे पॉइंट पी ले लिया। तो ये वाला जो लाइन है, ये जो पॉइंट पी मैंने लिया है, ये किधर का इलेक्ट्रिक फील्ड दिखाएगा, केवल इस सरफेस का इलेक्ट्रिक फील्ड दिखाएगा। लेफ्ट साइड में जो एरिया है, केवल इससे जितना भी इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट होगा ये उसका इलेक्ट्रिक फील्ड दिखाएगा। लेकिन चार्ज तो इधर भी है, मेरी बात को समझ रहे हैं आप? दोनों साइड में चार्ज है, राइट में भी है और लेफ्ट में भी है। मैंने अभी तक जो पॉइंट पी लिया है वो पॉइंट ओ से इस साइड में लिया है, यानी ये जो पॉइंट पी पर इलेक्ट्रिक फील्ड निकलेगा वेक्टर ई,
ये कौन सा इलेक्ट्रिक फील्ड डिफाइन करेगा? लेफ्ट साइड का जितना भी सरफेस एरिया से इलेक्ट्रिक फील्ड निकलेगा केवल वो दिखाएगा। और राइट का, यानी राइट के लिए भी मुझे एक पॉइंट और लेना पड़ेगा। जैसा पॉइंट यहां पर लिया है P, बिल्कुल ऐसा ही एक पॉइंट मुझे यहां पर लेना पड़ेगा, जिसका नाम क्या बोलूंगा मैं? P डैश। क्या बोलूंगा भैया? P डैश। यानी कहने का मतलब ये हुआ कि दो पॉइंट बनेंगे इस बार। इस वाले क्वेश्चन में दो पॉइंट P लेने पड़ेंगे मुझे। क्यों? क्योंकि एक P इसका इलेक्ट्रिक फील्ड दिखाएगा और दूसरा P, यानी P डैश जिसे मैंने बोला है, वो दूसरे एरिया का इलेक्ट्रिक फील्ड दिखाएगा। हालांकि दोनों होंगे सेम, भाई दोनों के चार्ज तो इसमें सेम ही है ना, इधर भी और इधर भी। इतनी बात समझ में आ रही है? तो यानी कहने का मतलब ये हुआ, अब देखो जरा, अब इस प्लेट को ऐसे देख लेते हैं। देखो एक पॉइंट इधर हो गया और एक पॉइंट इधर हो गया। अब इस प्लेट को अगर मैं यूं करता हूं सामने आपकी तरफ को, तो क्या होगा? क्या दिख रहा है आपको? ये इसका सेंटर पॉइंट है या नहीं है? बोलो जरा। ये सेंटर पॉइंट O है ना? यानी कि अब एक पॉइंट तो इसका आगे हो गया, पॉइंट P जिसे मैंने बोला, और एक पॉइंट इसका पीछे हो गया। समझे या नहीं समझे? यानी कहने का मतलब ये हुआ, क्या हुआ? कहने का मतलब ये हुआ कि ये जो प्लेट थी ना मेरे पास, इस प्लेट के बीच में से एक ऐसा एरिया लेके जाना पड़ेगा मुझे। देखो ऐसे, ये रहा, ये प्लेट है ना, ये प्लेट है पूरी की पूरी। देखो ये प्लेट है ना, और इस प्लेट के बीच में से एक ऐसा एरिया गया, यानी ये सिलेंड्रिकल मैं इसके अंदर कर दूंगा। यानी कि ये सिलेंडर क्या दिखाएगा? ये पॉइंट कौन सा बन गया? P डैश बन गया। और ये पॉइंट कौन सा बन गया? P बन गया। अब P से लेके P डैश तक से जो इलेक्ट्रिक फील्ड निकलेगा, वो लेफ्ट का भी दिखाएगा इलेक्ट्रिक फील्ड, वो राइट का भी दिखाएगा इलेक्ट्रिक फील्ड। दोनों इलेक्ट्रिक फील्ड सेम होंगे। यानी इलेक्ट्रिक फील्ड अगर मैं आपसे पूछूं तो यहां पर कितना हो जाएगा? वेक्टर E नहीं होगा, 2 वेक्टर E हो जाएगा। बोलो इतना समझ में आया या नहीं आया? पहले ये बताओ। देखो सिंपल सी बात है, मैं एक बार फिर थोड़ा सा बता देता हूं। ये जो शीट है, इस शीट के आगे भी चार्ज है पूरा का पूरा, और पीछे भी चार्ज है पूरा का पूरा। मैंने सबसे पहले इस पॉइंट P O से यहां पर एक पॉइंट P ले लिया था, जिसमें इलेक्ट्रिक फील्ड मैं फाइंड कर लूंगा, है ना। लेकिन चार्ज तो दूसरी साइड भी है, तो यहां के लिए दूसरा पॉइंट P लेना पड़ेगा। अब इस शीट के एक तरफ पॉइंट P हो गया, एक तरफ पॉइंट P डैश हो गया। अब इन दोनों पॉइंट को कनेक्ट कैसे करें आपस में? भाई इतना बड़ा स्फीयर तो मैं बना नहीं सकता जिसमें दोनों के दोनों पॉइंट P भी आ जाए। तुम समझ रहे हो मुझे ये शेप क्यों बनानी पड़ रही है? क्यों? क्योंकि वी नो दैट द पॉइंट P इज ऑलवेज अंडर कवर्ड सरफेस। जो पॉइंट P है, जिस पॉइंट पे मुझे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना होता है, वो पॉइंट P कवर्ड एरिया में होना चाहिए। चाहे उस पॉइंट P के सराउंडिंग एरिया में सिलेंडर बनाओ, या स्फीयर बनाओ, या स्क्वायर बनाए, या रेक्टेंगुलर बनाए, या ट्रेपजिम बनाए, पॉइंट P जिसके ऊपर गोसेस थ्योरम अप्लाई करनी है, वो कैसा होना चाहिए? वो कवर्ड एरिया में होना चाहिए। तो ये जो पॉइंट P और P डैश है, इन दोनों को कवर्ड करने के लिए केवल सिंपल सा एक तरीका है कि एक सिलेंडर बनाया जाए, क्योंकि उस सिलेंडर में पॉइंट P भी आ जाएगा और पॉइंट P डैश भी आ जाएगा। बोलो समझ में आया सिलेंडर क्यों बनाया गया यहां पे? चीजों को जड़ से याद करें, जो चीजें जड़ से याद करेंगे वो अगले 10 साल याद रहेंगी, याद रखना। और रट्टा लगा लेंगे किताबों में, ऐसे ही देख लिया ओके, तो कल याद रहेंगी, परसों याद रहेंगी, फिर भूल जाओगे। चीजों का मेन पर्पस याद करें कि सिलेंडर क्यों बनाया जा रहा है, क्योंकि जो पॉइंट P है इस बार वो इस शेप में रखे हुए, सिलेंडर की शेप में। अगर खाली पॉइंट P होता तो उठा के इतनी देर में स्फीयर बना देता, और वही स्फीयर गॉसियन सरफेस कहलाता। समझ में आ रही है बात या नहीं? तो क्या बनाएंगे? सिलेंडर बनाएंगे, ठीक है। यानी कि अब देखो यार, यहां से ये आ गया, एक पॉइंट P डैश मैंने ले लिया यहां पर। बोलो समझ में आया या नहीं आया? अब दो पॉइंट हो गए मेरे पास, है ना। अब देखो जरा, इसमें एक बात और लिख लेंगे, इट मस्ट हैव सेम मैग्नीट्यूड एट बोथ पॉइंट्स P एंड
पी डैश। बोलो इतनी बात क्लियर हुई या नहीं? अब मुझे क्या बनाना है, स्फीयर बनाना है ना भैया, सॉरी सिलेंडर बनाना है, सिलेंडर है ना। तो सिलेंडर किस किस पॉइंट के ऊपर बनाना है बताना जरा। पी से स्टार्ट करना है और पी डैश तक का बनाना है। समझ में आई बात? अब देखो जरा, यानी कि कहने का मतलब ये हुआ, डायरेक्शन अलग अलग होगी इनकी, याद रखना आप। मैग्नीट्यूड है ना, देखना जरा, ये लो जी, ये सिलेंडर बना दिया मैंने यहां से। बोलो समझ में आया है नहीं आया? ये डायरेक्शन किसकी होगी बोलो, वेक्टर डी ए की। और ये डायरेक्शन किसकी होगी, वेक्टर ई की, है ना। ऐसे यहां पर ये कर देंगे स्प्रेड, यही वेक्टर डी ए की, यही वेक्टर ई की। थीटा कितना हो जाएगा बोलो, 0 डिग्री हो जाएगा। बोलो इतना समझ में आया नहीं आया? अब डायरेक्ट इसमें क्या करेंगे बोलो जरा। अब डायरेक्ट इसमें गॉसिस थ्योरम अप्लाई कर देंगे, है ना। और गॉसिस थ्योरम कैसे अप्लाई करनी है देखना यार, लिख लेना पे बाय गॉसिस थ्योरम है भैया। क्यूबॉइड, क्यूबॉइड कैसे बनेगा बताओ। क्यूबॉइड में फिर एरिया एक तो बहुत ज्यादा आ जाएगा, हमें केवल एक ऐसी शेप लेनी है जिसमें दोनों पी आ जाएं बस। क्यूबॉइड लेंगे तो फिर पूरी की पूरी शीट भी आएगी इसके अंदर, और शीट की कोई शेप फिक्स नहीं है, तो शीट का एरिया लेंगे कैसे आप। मेरी बात समझ आ रही है? शीट के बारे में ज्यादा नहीं पता है, सिर्फ ये पता है कि ये इंफिनिटिवली है और प्लेन है, और इसके ऊपर जो चार्ज है वो पूरी के ऊपर स्प्रेड है। इसके अलावा हमें इसके बारे में कुछ भी नहीं पता। समझ में आ रही बात या नहीं? एक सवाल का प्रोसेस भी होता है ना। अब इसके लिए ये सिलेंडर का वाला प्रोसेस क्यों किया गया, इसलिए किया गया कि शीट का कम से कम एरिया इस सिलेंडर के अंदर आए। समझे? ये इस सिलेंड्रिकल क्यों बनाया गया, जिससे कि शीट का कम से कम एरिया सिलेंडर के अंदर आए और हम अपना एरिया सिंपल तरीके से निकाल दें, एरिया के चक्कर में ज्यादा ना पड़े। समझ में आया? वेक्टर ई डॉट डी ए और इक्वल टू 1/ε0 इंटू क्यू इंटू डी ए कॉस 0 डिग्री 1/ε0। अब देखो क्यू है ना, और क्यू क्या था बोलो जरा, ऊपर तुमने बोला था सरफेस चार्ज डेंसिटी, इधर आ जाओ। सिग्मा इक्वल टू क्या होता है, क्यू अपॉन ए होता है ना। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दे, क्यू इक्वल टू कितना आ गया बोलो, सिग्मा इंटू ए। अरे आ गया ना, क्यू इक्वल टू क्या होता है, सिग्मा इंटू ए। बोलो यहां आ जाओ, क्यू की वैल्यू क्या पुट करोगे, सिग्मा इंटू ए। रख दी भैया। अब इसे डायरेक्ट सोल्व कर ले। देखो डीए का क्या निकल के आएगा, एरिया ए निकल के आएगा, है ना। अब एरिया का फॉर्मूला खोलने की जरूरत नहीं है, क्यों नहीं है, क्योंकि एरिया से एरिया कैंसिल हो जाएगा। समझे? अरे हाँ, अरे ओहो, देखो जरा, सॉरी, ये जो गॉसेस थ्योरम अपने अप्लाई किए ना, देखना जरा से, ये जो गॉसेस थ्योरम अपने अप्लाई किए, मैंने अभी आपको बताया था एरिया डबल साइड में होगा, शीट के इधर भी होगा और इधर भी होगा। यानी कहने का मतलब ये है, ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड आया है ये केवल एक साइड का आया है ना। तो अदर साइड करने के लिए क्या करना पड़ेगा, यहां पर हमें 2 से मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी। समझे? 2 से मल्टीप्लाई क्यों करनी पड़ेगी, क्योंकि मैंने आपको बताया था कि जो एरिया डिफाइंड होगा लेफ्ट साइड का और राइट साइड का, दोनों कैसे होंगे, मैग्नीट्यूड में सेम होंगे, वैल्यू दोनों की सेम होगी। तो दोनों पे अलग अलग गॉसिस थ्योरम अप्लाई ना करके एक पर ही कर दे, और उसे क्या कर देंगे, हम डबल कर देंगे, यानी इधर का भी उसी में आ जाएगा। तो यहां से मैंने 2 से मल्टीप्लाई की, याद रखना, ठीक है। अब देखो जरा, एरिया कैंसिल आउट हो जाएगा और ई कितना आ जाएगा बोलो जरा, सिग्मा अपॉन 2ε0। ये किसके लिए आ गया याद रखना, इंफिनिटिवली प्लेन शीट की अगर बात होती है,
समझ में आई बात या नहीं? अगर इन्फिनिटिवली प्लेन शीट की बात होती है तब हमारा फॉर्मूला कितना आता है, याद रखना, E इक्वल टू कितना होता है भैया, सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट होता है। बोलो समझ में आया या नहीं आया? देखो कुछ चीजें हैं जो आपको थोड़ी सी तैयार करनी पड़ेगी। जैसे मैंने क्या क्या बताया आपको, एक तो ये याद रखना कि सरफेस डेंसिटी कहां पर लेनी है और लीनियर डेंसिटी हमने कहां पर ली है ना। जो लॉन्ग स्ट्रेट वायर था उसमें हमने क्या लिया था, बोलो, लैम्डा इक्वल टू क्यू अपॉन एल लिया था। लेकिन जो शीट वाले क्वेश्चन होंगे उसमें याद रखना हम क्या लेंगे, सरफेस डेंसिटी लेंगे, सिग्मा, और सिग्मा इक्वल टू क्या होता है, क्यू अपॉन ए होता है। समझ में आई बात? और याद रखना शीट के दोनों साइड में चार्ज होगा, यानी कि एक इलेक्ट्रिक फील्ड आगे बनेगा और एक इलेक्ट्रिक फील्ड पीछे बनेगा। दोनों के मैग्नीट्यूड कैसे होंगे, सेम होंगे, है ना। इसलिए गॉसेस थ्योरम जब आप अप्लाई करेंगे तो 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। क्यों? क्योंकि जितना इलेक्ट्रिक फील्ड आगे बनेगा उतना ही इलेक्ट्रिक फील्ड पीछे बनेगा। तो 1 और 1 कितना हो जाते हैं, 2 हो जाते हैं। तो एक ही गॉसेस थ्योरम से सॉल्व कर देते हैं, 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। अलग अलग करेंगे तो अलग अलग दोनों को आपको इधर भी अलग अप्लाई करना पड़ेगा, इधर भी अप्लाई करना पड़ेगा, फिर बाद में ऐड करोगे तो बहुत लंबा खिंच जाएगा और आना यही है। भाई जुड़ के भी तो 2 ही हो जाएंगे, तो ट्वाइस कर दिया इसका हमने स्टार्टिंग में, और एरिया से एरिया कैंसिल हो गया तो ई कितना निकल के आया, इक्वल टू सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। बोलो इतनी बात समझ में आई या नहीं है? बताओ भैया, कुछ क्लियर हुआ आपको? बोलो जरा, समझ में आया या नहीं है? दीपांशु, दीपांशु समझ में आया? हाँ, कल से ना आप जहां पर भी बैठते हैं ना सब बच्चे, सुन रहे हो, अपना कैमरा ऑन करके बैठोगे। मुझे दिखे तो तुम लिख भी रहे हो, नहीं लिख रहे हो? कल से कैमरा ऑन करके बैठेंगे अपना। ये समझ में आया भैया? अब देखो जितना भी हमने किया है वो सारी चीजें तैयार करनी है आपको। समझ में आई बात या नहीं? इतनी बात समझ में आई? ये सारी चीजें आपको याद रखनी है, ठीक है ना। ये सारी चीजें तैयार करनी है आपको भैया, ठीक है। ठीक है, तो बस इतना ही रखेंगे, जितना भी मैंने काम करा है वो सारा तैयार करके लेके आना। एक छोटा सा डेरिवेशन है, कल से न्यूमेरिकल स्टार्ट हो जाएंगे इसके मैं प्रिंट वगैरह डाल दूंगा उस पर, तो वहां से आप कॉपी में नोट डाउन करेंगे। याद रखना फेयर कॉपी में बढ़िया बढ़िया नोट्स बनाने एकदम, है ना, जिससे चीजें याद रहे आपको, ठीक है। और रिविजन करते रहना है चीजों का बार बार। मैंने क्या कहा है, सुबह भी, दोपहर में भी, शाम को भी, और सुबह उठते उठते कॉपी रिवाइज करनी है एक बार, फिर पूरे दिन आपको सरफेस डेंसिटी, है ना, शीट सब याद रहेगा। कोई दिक्कत लेने वाली बात नहीं, कहीं कुछ नहीं जाएगा। समझ में आई बात या नहीं? दिमाग चलते रहना चाहिए, बस ये याद रखना, रोकना नहीं है। और रुकते ही दिक्कत हो जाएगी तुम्हारे साथ भी और मेरे साथ भी। समझ में आया? ये थ्योरी याद नहीं रखनी है, मैं फिर बता रहा हूं, कभी इसका रट्टा लगाते रहो बैठ के, ठीक है। आपको केवल डायग्राम याद रखना है और थ्योरी एक बार पढ़ लेना बस, कि कैसे कैसे डायग्राम बनाया है वही तो लिखना है थ्योरी में। भाई जो डायग्राम आपने बनाया है वही तो लिखना है थ्योरी में। ऐसा तो नहीं है थ्योरी कुछ और है और डायग्राम कुछ और है ना। तो आपको डायग्राम याद रखना है बस, केवल थ्योरी पढ़ते रहना, डायग्राम बनाते रहना, याद रहेगा डायग्राम कैसे कैसे बनाए। उसके बाद कुछ भी दिक्कत लेने वाली बात नहीं है, ठीक है। चलो तो ठीक है, फिर इतना ही रखेंगे। ये सारी चीजें याद करते रहे, जितना मैंने आपको पढ़ाया है सब कुछ तैयार करते रहे, है ना, तभी फिर ये चीजें तैयार होंगी, है ना। चलो ठीक है, इतना ही रखें बस।